दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल के साथ बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर और कौन सा कंपनी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं जब बात करूंगा राजेश एक्सपोर्ट के बारे में। देखिए, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किया है कि सर राजेश एक्सपोर्ट कंटिन्यूसली गिरते जा रहे हैं, तो अभी क्या किया जाए। देखिए, क्या किया जाए का ये जो मतलब है, ये मतलब को थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, मार्केट जब स्लो डाउन में होते हैं और इकोनॉमिकली मार्केट जब गिरते हैं और बेसिकली देखा जाए तो यूएस मार्केट में जब सबसे ज्यादा प्रेशर रहते हैं तो राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर भी एक प्रेशराइज बनता ही जाते हैं। क्योंकि राजेश एक्सपोर्ट का जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबली मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा यूएस और यूरोप और जर्मनी इस तरीके से कंट्रीज को खुद का प्रोडक्ट को बेचा जाता है। और देखिए, जो लोग सोच रहे हैं कि राजेश एक्सपोर्ट एक बेकार कंपनी है, मैं उसके लिए एक चीज़ कहूँगा कि राजेश एक्सपोर्ट गोल्ड को माइनिंग भी करते हैं, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, उसके बाद प्रोसेसिंग भी करते हैं, उसके बाद रिटेल आउटलेट में खुद का रिटेल आउटलेट है, वहाँ पे सेल्स भी करते हैं। तो सारे काम कंपनी अकेला ही करते हैं, अकेला ही। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि राजेश एक्सपोर्ट के एक प्लस पॉइंट है, वो क्या है। राजेश एक्सपोर्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में 33% मार्केट शेयर लेके बैठे हुए हैं, और वो भी गोल्ड माइनिंग का। तो गोल्ड माइनिंग इंडस्ट्रीज में अकेला 33% मार्केट शेयर लेके रखे हैं, तो सोचिए कंपनी में कितना हाई ग्रोथेबल स्ट्रेंथ होगा। अभी देखिए, ये जो ज्वेलरी आपको दिख रहा है ना, ये सारे ज्वेलरी जो प्रोडक्ट है, ये ज्वेलरी प्रोडक्ट को कंपनी वर्ल्ड क्लास, यहाँ पे देख सकते हो, वर्ल्ड क्लास ज्वेलरी, जो गोल्ड ज्वेलरी का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कंपनी खुद ही कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग हम लोग सोच रहे हैं कि राजेश एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। कंपनी में आज भी एक चीज को मैं आपको बता दूं, कंपनी का जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है आप ध्यान से देखना, कंपनी सेल्स को कंटिन्यूसली इंक्रीज करते ही जा रहा है, एक्सपेंस को भी मेंटेन्स किए, उसके बाद देखिए प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, कंटिन्यूसली रेंज के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, बहुत कम प्रॉफिट हो गया। हाँ, एक चीज आप बोल सकते हैं कि कंपनी के सर जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए था उतना ग्रोथ हो नहीं रहा है, क्योंकि इस तरीके से ग्रोथ लास्ट कुछ 2 इयर्स में देखने को ना मिले, मतलब मिला इसीलिए नहीं क्योंकि कंपनी कहाँ पे काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचते हैं यूएस मार्केट में। और एक चीज आप हमेशा याद रखना, यूएस मार्केट में अभी जो सिचुएशन है, जिस तरीके से रिसेशन के चलते हुए, जिस तरीके से इकोनॉमिक स्लोडाउन के चलते हुए यूरोप मार्केट में कंटिन्यूसली प्रेशर बनता हुआ देखने को मिले, और जिसके कारण यूएस मार्केट के लोगों के जॉब भी जा रहा है, लोगों के पास पैसा भी नहीं है। तो सोचिए, जिस कंट्री के पास, मतलब जिस कंट्री के लोगों के पास पैसा कम हो रहा है, जॉब जा रहा है, और वहाँ पे बहुत ज्यादा देखा जाए तो जो स्लम होते हैं वो भी बढ़ रहा है, तो उसके चलते उस कंट्रीज में बिजनेस थोड़ा सा अभी स्लो डाउन में देखने को मिलेगा। अमेरिका आप सभी जानते हैं वर्ल्ड के लार्जेस्ट इकोनॉमिकली कंट्रीज है, और वहाँ पे स्लो डाउन मतलब हर कंट्रीज के ऊपर थोड़ा सा स्लो डाउन तो होगा। तो राजेश एक्सपोर्ट इसीलिए थोड़ा सा प्रेशराइज में है, फिर भी देखिए कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबिलिटी वो मेंटेन करते रहते हैं, ऐसे नहीं कि कंपनी प्रॉफिट नहीं किया। हाँ, एक पॉइंट हमेशा मुझे बहुत सारे दोस्त कमेंट करते रहते हैं कि सर कंपनी इतना बड़ा होने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद कंपनी टैक्स क्यों कम दे रहा है। देखिए, एक रिपोर्ट में आपके साथ शेयर किया था कि कंपनी एक क्वार्टरली रिजल्ट की रिपोर्ट पब्लिश किया था, जो रिपोर्ट यहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट में बताया गया है, इसका जो चार्टर अकाउंट है उन्होंने खुद साफ साफ कहा है कि जितना गवर्नमेंट को टैक्स देना था वो उन्होंने टैक्स पेमेंट कर दिया, मतलब टैक्स वो दिखा चुके हैं। तो यहाँ पे इसी बात की कंफ्यूजन है, बाकी सारे बात तो कंपनी के ऊपर क्लियर कट देखने को मिल जाते हैं। अगर कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में चर्चा करूं, तो कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, और कंपनी का जो कर्जा है वो इसको देखिए जीरो लेवल में लेके आ रहे हैं। इसका मतलब जो बीच में 5,500, 6,7, 8 हजार तक कर्जा चला गया था, उसको जीरो तक लेके आ रहे हैं। और इसके चलते कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा और बिजनेस भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। एज ए इन्वेस्टर, अगर देखिए मैं मान ही लेता हूँ कि कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ी है, तो इंस्टीट्यूशन क्या उस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करता, पहले ही वो माल बेचकर भाग जाता। फिर भी देखिए, इंस्टीट्यूशन के पास पहले भी जितना होल्डिंग्स था, उसी होल्डिंग के आसपास अभी भी होल्डिंग देखने को मिला है। अभी सबसे बड़ी बात क्या है इस कंपनी के ऊपर, सबसे जो बड़ी बात है कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है, वो मैं आपके साथ शेयर किया था कि मैंने आपको ये बताया था कि एक रेंज के हिसाब से कंपनी बहुत बार ट्रेड कर चुके हैं।
एक बार नहीं, दो बार नहीं, करीबन करीबन 5 बार ऑलमोस्ट इस रेंज के हिसाब से ट्रेड हो चुके हैं। इसका मतलब लोअर साइड से अपर लेवल तक वो 5 बार जा चुके हैं। तो इसको कहा जाता है एक रेंज ट्रेडिंग। तो रेंज ट्रेडिंग जब जब बनता है तो उसका हायर पॉसिबिलिटी है वो अपर साइड तक वो एंटी टारगेट आपको जरूर देंगे। तो फिलहाल के लिए फिर से यहाँ पे एक एंटी बना, मगर यहाँ पे क्या हुआ, बिग सेल ऑफ हो रहा है। देखिए इस तरीके से सेल ऑफ होने के पीछे दो रीजन है। पहली बात, मार्केट में करेक्शन है। दूसरी बात, कंपनी के ऊपर भी प्रेशर है। तीसरी बात, यूएस मार्केट का हालत खराब है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर बिग करेक्शन देखने को मिला। अभी सिचुएशन जिस तरीके से हो रहा है, देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद रिवर्सल किया और फिर से देखिए ब्रेक डाउन होने का चांसेस ले रहा है। इसका मतलब हायर पॉसिबिलिटी है यहाँ से गिरते गिरते कंपनी 369 तक आने का हायर चांसेस है। इस लेवल तक जरूर आएगा क्योंकि ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इस लेवल तक वो जरूर लेके आ सकते हैं। तो प्लीज इसके ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन लीजिए। और मेरा क्या डिसीजन मैं आपको जरूर कह देता हूँ कि मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, और जब जब करेक्शन होंगे तो एक परसेंटेज वाइज मैं इस कंपनी के ऊपर क्वांटिटी ऐड करता जाऊंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है आईडीएफसी फास्ट बैंक। देखिए आईडीएफसी फास्ट बैंक एक, देखा जाए तो एक प्राइवेट बैंक है, और इस कंपनी ने मतलब इस बैंक ने अलग लेवल का रिप्रेजेंट दिखाया। और हाँ, कुछ दिनों से कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज देखने को मिला, जिसके चलते कंपनी का मार्केट कैप जो 60,000 करोड़ के ऊपर चला गया था, 62,000 करोड़ के ऊपर चला गया था, वो थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन हुआ है। अभी करेक्शन क्यों हुआ उसके पीछे रीजन आपको चार्ट पैटर्न में ही दिखेगा। चार्ट पैटर्न में जो चीज देखने को मिला, देखिए आईडीएफसी फास्ट बैंक में किस तरीके से शानदार तेजी आ रही है, उसके बाद देखिए करेक्शन हुआ। और मैंने आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि जब इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुए तो उस पैटर्न को आपको वॉच करना चाहिए। देखिए पैटर्न बहुत पुराना है, 2018 से लेकर 2021 तक ये जो जर्नी है, इस जर्नी में यहाँ पे कब बना, उसके बाद एक हैंडल क्रिएट हुआ, फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद देखिए शानदार तरीके से एक मोमेंटम हो रहा था, और मैं यही सोच रहा था कि इतना बड़ा एक लॉन्ग जर्नी कंपनी कंटिन्यू कर रहा है तो कभी ना कभी तो रुकेगा। क्योंकि देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे जर्नी होने के बाद रिट्रेसमेंट किया, फिर से वापस गया। इसका मतलब फिर से रिट्रेसमेंट हो रहा है, फिर से वापस जाएगा। इसको कहा जाता है कि हायर लो बनाना। तो यहाँ पे हायर हाई बनाया, उसके बाद हायर लो, उसके बाद हायर हाई, उसके बाद हायर लो। मुझे लगता है फिर से हायर हाई और हायर लो बन सकते हैं। तो इस तरीके से पैटर्न्स को क्रिएट करके वो आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि टारगेट कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं बना। एंटी लेवल से अगर टारगेट तक देखा जाए तो 74% के आसपास टारगेट बना। तो इस टारगेट के बेसिस में देखा है तो कंपनी के ऊपर जिस तरीके से सिचुएशन बना, उस सिचुएशन को फॉलो अप आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से सिचुएशन में आपको हमेशा टारगेट अचीव भी होता है। तो देखिए, हर 100% होता नहीं, आपको कभी कभी इस सिचुएशन को समझना पड़ेगा। और रही बात इस कंपनी के जो डिटेल्स है, इस डिटेल्स डेटा के बारे में बात करते तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं। 5,400 करोड़ के आसपास सेल्स हुआ था, वो बढ़ के हो चुके 7,300 करोड़। तो कंपनी का जो इंटरेस्ट है उसको पेमेंट किया, एक्सपेंस को भी पेमेंट किए। सब कुछ पेमेंट करने के बाद कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो फाइव मतलब 563 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 747 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अलग लेवल का ग्रोथ हुआ। मगर कंपनी में एक वीकनेस पॉइंट मुझे ये देखने को मिला, कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस को तो बीट किया, मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस, सॉरी माफी चाहता हूँ, ईयर स्पेलिंग ही तो गलत लिख रहा हूँ, ईयर ऑफ ईयर बेसिस में बीट किया, एस्टिमेट को बीट किया, एक्चुअली इसीलिए ये लिखा गया। तो क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में कंपनी एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या है, देखिए पिछली बार का जो प्रॉफिट हुआ था, इस बार प्रॉफिट बढ़ा। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर में बीट कर पाए। और जो क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में है, देखिए पिछली बार क्या था, 816 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, और इस बार प्रॉफिट कम हुआ है। तो क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में भी कंपनी के एस्टिमेट यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, तो एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाए, जिसके चलते है थोड़ा सा प्रेशराइज कंपनी के ऊपर देखने को मिला। अभी सबसे जो मजेदार बात है, कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू होल्डिंग को बढ़ाते जा रहा है। जैसे एफ के पास सिर्फ 14% का होल्डिंग था, वो आज बढ़ के हो चुके 26%। पिछले बार कितना था, पिछले मान में तो 24% के आसपास था, वो बढ़ के हो चुके हैं 26%। डीएस ने भी होल्डिंग को बढ़ाया, 5% से बढ़ के हो चुके 7%। और पब्लिक ने स्टेक को बेचा, और प्रोमोटर ने भी खुद का स्टेक को कुछ क्वांटिटी सेल ऑफ किया। तो कहने का मतलब क्या है, जब इस तरीके से कुछ सिचुएशन देखने को मिलता है तो हमेशा एक चीज को आपको याद रखना है कि कंपनी के ऊपर आपको जब कोई इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा है तो कुछ ना कुछ बड़ा धमाका होने का चांसेस है। और इसीलिए शायद मुझे लगता है कि एक बड़ा टारगेट यहाँ पे मनी कंट्रोल वेबसाइट के ऊपर दिया गया है,
और वो भी किसने दिया आप देखेंगे तो एमके ग्लोबल। तो एमके ग्लोबल फाइनेंशियल जो लिमिटेड है उन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर एक बड़ा सा टारगेट यहाँ पे दे चुके हैं, और वो भी कितना 98 के आसपास। तो मेरे हिसाब से इस सिचुएशन को आपको देखना पड़ेगा, इस सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा। तो 98 के आसपास यहाँ पे टारगेट दिया गया है, इस टारगेट को आप फॉलोअप कर सकते हैं। मतलब फॉलोअप कर सकते हैं इसका मतलब आप खुद के रिस्क के हिसाब से फॉलोअप करिए, क्योंकि मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन का जो टारगेट दिया जाता है उसको मैं ब्लाइंडली फॉलोअप नहीं करता हूँ। मैं खुद के स्ट्रेटेजीज के ऊपर भरोसा करता हूँ। कोई अगर व्यक्ति टारगेट दे रहा है तो उसको मैं ये देखता हूँ कि वो टारगेट जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर इसका 98 तक मैं टारगेट देखूँ, इसका चार्ट पैटर्न जो बना है 98 ऑलमोस्ट देखिए अभी क्या चल रहा है 81। तो मुझे लगता है ऑब्वियसली करेक्शन होने के बाद वो 98 तक फिर से रिवर्सल जरूर इजीली कर सकता है। तो आप इस कंपनी के ऊपर क्या राय रखते हैं मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट जो कंपनी के बारे में बात करूं उसका नाम है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। देखिए उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी एक देखा जाए तो एक एनबीएफसी है, एक एमएफआई एनबीएफसी है, मतलब एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लीडर्स प्लेयर है, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व, जियो फाइनेंस, बजाज होल्डिंग। तो उस सारे कंपनीज को बीट करने के बाद इस कंपनी को आगे बढ़ना होगा। और कंपनी की जो हालत है, सिचुएशन है, वो बहुत छोटा है। सिर्फ के सिर्फ 6,400 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। इसका मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो हाई ग्रोथ होने का चांसेस भी है अगर कंपनी खुद के बिजनेस को ठीक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है तो कहाँ से मिलेगा उसका डेटा, वो आपको दिखेगा रिजल्ट में। तो रिजल्ट के बारे में बात करें तो कंपनी देखिए जून का जो डेटा आया था वो शानदार तरीके से सेल्स को इंक्रीज किए थे। एक्सपेंस को भी मेंटेन करने के बाद कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी था वो एक ही रेंज में कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला। अभी सितंबर का डेटा आने वाला है। सितंबर का डेटा कब आएगा मैं एक बार आपको रिपोर्ट दिखा दूं कि कंपनी के सितंबर का जो डेटा है वो 29 नवंबर में आपको रिजल्ट मिलेगा। तो रिजल्ट आने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कंपनी के ऊपर कितना दम है और इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मैं आपको बता दूं कि कंपनी के ऊपर जब रिजल्ट के साथ साथ कंपनी का जो ग्रोथ के लिए इंस्टीट्यूशन भी उस कंपनी के ऊपर बाय कर रहा है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी बनी जाते हैं। जैसे एफएस के पास देखिए जो होल्डिंग्स था 23% के आसपास होल्डिंग था, वो होल्डिंग को बढ़ा के 40% तक कर चुके थे। अभी थोड़ा सा स्टेक इस बार बेचा गया, 36% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला है। और डीएस ने 19% के आसपास होल्डिंग रखते थे, अभी वो 6% के आसपास होल्डिंग रखा है। पिछली बार कंपनी के ऊपर 3.5% के आसपास होल्डिंग था। तो होल्डिंग को एटीएस ने कुछ क्वांटिटी के हिसाब से बढ़ा चुके हैं और पब्लिक के पास कुछ ज़्यादा ही होल्डिंग है, करीबन 57% के आसपास। तो मैं उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में एक ही बात कहूंगा कि कंपनी के ऊपर जिस तरीके से मोमेंटम देखने को मिला चार्ट पैटर्न में वो अलग लेवल का था। और मैंने आपको एक ट्रेड भी मेंशन किया था, कुछ पैटर्न क्रिएट हुआ था, उस पैटर्न आपके साथ शेयर किया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब कोई पैटर्न प्रीवियस जो हाई है, प्रीवियस जो एक स्ट्रांगली हाई है, उस हाई के नीचे बने तो उसका टारगेट होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बना था, एक शोल्डर सॉरी एक कफ विथ हैंडल पैटर्न बना। और फाइनली आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट हुआ, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। तो कंफर्मेशन होने के बाद इस लेवल में एंट्री बनेगा और टारगेट बनेगा नेक्स्ट टारगेट तक, नेक्स्ट लेवल तक। यहाँ पे आप कहेंगे सर इस तरीके से अगर पैटर्न क्रिएट हुआ तो हम लोग किस तरीके से टारगेट को लेंगे। देखिए टारगेट आपको लेना है यहाँ पे जो कब बनेगा इसको मार्किंग कर लेना, और उस मार्किंग के हिसाब से ऊपर में आपको भी मार्किंग कर लेना है। जितना यहाँ पे रेंज बना था वही रेंज इसको मार्किंग करना है और वही रेंज आपको टारगेट बनेगा। तो देखिए इजीली नीचे ही नहीं आया कभी, वो डायरेक्टली आपको टारगेट अचीव कर दिया और कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं हुआ था, करीबन 70% के आसपास। तो फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन है, देखिए फिलहाल के लिए कंपनी उस हायर लेवल को कंपनी बार बार रिटेस्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे बार बार रिटेस्ट करने के बाद इस हायर लेवल को फिर से ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मैं थोड़ा सा इंतजार कर रहा हूँ, जब इस तरीके से सिचुएशन बनेगा ऊपर जाने के बाद एक रिट्रेसमेंट लेगा और उसके बाद ब्रेकआउट करेगा तो मैं फिर से क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करूंगा। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है एचपी अधिसाप लिमिटेड। तो एचपी अधिसाप लिमिटेड जो है इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूंगा, इस कंपनी के बारे में एक ही चर्चा करूंगा कि कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, वो क्या है स्प्लिट का। तो हर एक शेयर के बदले कंपनी आपको 5 शेयर स्प्लिट के हिसाब से देने वाले हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको जरूर देखना है। तो आई होप
वीडियो में कुछ जानकारी आपको आपको अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।